17 नवंबर 2021 की थी। आम दिनों की तरह ही दिल्ली एयरपोर्ट से एक फ्लाइट ने उड़ान भरी मुंबई के लिए। वो फ्लाइट जब एयरबॉर्न थी, मतलब हवा में थी, तभी एक यात्री की हालत बहुत खराब हो जाती है। इस हद तक कि वो अपने सीट से उठकर बीच पैसेज में लेट जाता है। किसी को समझ में नहीं आता कि उस यात्री को हुआ क्या है। कैबिन क्रू तक परेशान हो जाते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन इसी बीच उन्हीं पैसेंजर्स में से एक शख्स उठता है और मसीहा की तरह उस बीमार व्यक्ति तक पहुंचता है, उसकी नब्ज टटोलता है, समझता है कि उसे क्या हुआ है और फिर उसका उपचार करता है। और आधे घंटे में वो मरीज ठीक भी हो जाता है। आपको पता है, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि देश के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ हैं। संयोग से भागवत कराड़ साहब इस समय हमारे साथ हैं। कराड़ साहब, ये कहानी जैसे मैंने बताई, क्या वैसी थी या मैं कुछ भूल रहा हूँ? मुझे याद है उस दिन रात अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे होंगे मॉर्निंग के, तो एयर होस्टेस अनाउंस कर रही थी, इज देयर एनी मेडिकल डॉक्टर प्लीज, मेडिकल डॉक्टर प्लीज। तो 2 बजे का वक्त था और सब लोग सो रहे थे। तो मैं भी सोया था, लेकिन जैसे आवाज कान पे आ गई तो मैं, आई एम अ मेडिकल डॉक्टर, व्हाट डू यू वांट? शी सेड, सर समबडी इज लाइंग देयर एंड ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, प्लीज हेल्प अस। तो नेचुरली मैं भागते गया, देखा तो वन पैसेंजर तो दोनों सीट के बीच में सोया था। उसको देखा तो हिज पल्स वाज नॉट पाल्पेबल एंड ही वाज स्वेटिंग। मैं समझ गया कि इसका पल्स नहीं है, तो वो शॉक में है। हार्ट देखा, हाथ लगा तो हार्ट बीट हो रहा था। तो इमीडिएटली हाइपोटेंशन एक कंडीशन रहती है जिसमें ब्लड प्रेशर डाउन होता है। तो इमीडिएटली मैं लेग एलिवेट किया और उसका रिस्पिरेशन चल रहा था, लेकिन इट वाज अ शैलो रिस्पिरेशन। तो इमीडिएटली आई हैव गिवन कार्डियक मसाज टाइप, उसको पाल्पेट करके ये कर दिया। और थोड़ा टाइम के बाद, एक करने के बाद एक 3-4 मिनट, तो पल्स, फीबल पल्स यानी थोड़ा वीक पल्स आ गया और थोड़ा उसको एक प्राइमरी रिससिटेशन दिया। तो वो थोड़ा पल्स आने के बाद हम उसको लिफ्ट करके उस सीट पे सुला दिया, उसको लेग एलिवेट करके देखा तो ही वॉज देन रिस्पॉन्डिंग टू द पेनफुल स्टिमुलाई। तो दूसरा पॉसिबिलिटी जनरल रहता है मेडिकल इसमें कि हाइपोग्लाइसेमिया हो गया का। तो मैंने एयर होस्टेस को पूछा, आपके पास कुछ है? तो उन्होंने इलेक्ट्रोल पाउडर ला के दिया। तो थोड़ा इलेक्ट्रोल पाउडर देते हुए एक 15-20 मिनट के बाद देन ही स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग, और आधा घंटा ऑब्जर्व करने के बाद ही वॉज ऑल राइट। बट उनके जो रिश्तेदार थे उनको हम समझाया कि इधर ही बैठे रहो, उसका पल्स अच्छा है, श्वास भी अच्छा ले रहा है और हार्ट भी ठीक चल रहा है, लेकिन मैं इधर ही बैठा, उसके बाजू बैठ के रहा। तो देन ही स्टार्टेड गिविंग। तो इतने में तो ये रिकवर होने के बाद सब लोगों ने मुझे मदद किया। तो एक जो वैसोवेगल सिनकोप जो बोलते हैं वो कंडीशन रहती है, उसको टाइम पे मदद मिली, इसलिए उसका हार्ट चालू हो गया, रिस्पिरेशन चालू हो गया और वो मरीज बच गया। तो हमने बाद में उसको एडवाइस किया मुंबई जाने के बाद हॉस्पिटल जाओ, और वो हॉस्पिटल चला गया। आप पेशे से सर्जन हैं, सौभाग्य से आप उस फ्लाइट पे मौजूद थे। नियर फेटल ये एक्सपीरियंस था, अगर आप नहीं होते तो शायद उसकी जान भी चली जाती। आपको लोग मसीहा बोलने लगे, और सबसे बड़ी बात ये हुई कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके आपकी काफ़ी तारीफ की थी। अगर मुझे याद है 2021 की घटना है, अ डॉक्टर एट हार्ट ऑलवेज करके उनका ट्वीट था। आप नरेंद्र मोदी के पसंदीदा व्यक्तियों में से रहे हैं, ऐसा क्यों है, क्या वजह है इसकी? नहीं, उसी टाइम दूसरे दिन हम तो भूल गए, लेकिन इंडिगो फ्लाइट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ने ट्वीट किया, एंड आई रिमेंबर दैट ट्वीट, थैंक्स डॉक्टर कराड़ हु हैज सेव्ड one of the passenger in spite of his protocol, he has done this. So honorable PM sir has also retweeted, and I remember that tweet, doctor is always doctor at heart, congratulate my colleague डॉक्टर कराड़ फॉर दिस गुड जेस्चर। तो एक मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये ट्वीट करके एक डॉक्टरी पेशे को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। तो उनकी बड़प्पन है उनका।
खैर, नब्ज टटोल के उस इंसान की आपने उसका मर्ज तो समझ लिया। अब राजनीति की नब्ज कैसे टटोलते हैं आप, राजनीति को लेकर आपका क्या कहना, इस पर मैं आता हूं। आप चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए मैं चर्चा पहले केंद्र की करूंगा, बाद में मैं महाराष्ट्र की राजनीति पर आऊंगा। दिस टाइम बीजेपी हैज सेट अ टारगेट ऑफ मोर देन 400 सीट्स। हाउ रियलिस्टिक डू यू फाइंड दिस टारगेट टू बी? अचीव हो पाएगा या तकलीफें हैं इसमें? मैं पिछले 30-35 साल से राजनीति में हूँ और एक ग्राउंड लेवल से नीचे से आके ऊपर तक आया हूँ। और अभी इस 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शपथ ली थी, उसी वक्त से मैं राजनीति देख रहा हूँ। तो एक 3 प्रिंसिपल के प्रधानमंत्री जी की राजनीति चल रही है, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। ये तीनों लेके अलग अलग सेक्टर्स में जो लोग हैं उनको मदद कैसी मिली। जैसा गरीब लोग हो, कौन सा भी, इंस्पाइट ऑफ कास्ट, रिलीजन, इस देश में का सिटीजन 140 करोड़ में से जो गरीब है उसके लिए, अन्नदाता यानी फार्मर्स के लिए, तीसरा युवा सेक्शन के लिए, और चौथा नारी शक्ति के लिए। ये चारों सेक्टर को कंसंट्रेट करते हुए हर सेक्टर में बहुत ही अच्छी तरह से काम हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 10 साल का नतीजा ये हो चुका है कि नीति आयोग के रिपोर्ट के माध्यम से 25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए, 25 करोड़। और सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण चीज़ होंगी तो जो कोविड का जो पीरियड था 2019 और 2020, ये 2 साल में जिस तरह से मैनेजमेंट हो गई माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर सेक्टर में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, जिसमें 220 करोड़ वैक्सीन्स फ्री दिया है लोगों को। अगर ये वैक्सीन हम अमेरिका जो डेवलप कंट्री है, चाइना डेवलप कंट्री है, तो उन लोगों के पास भी एक वैक्सीन की इंजेक्शन की कीमत 5,000 रुपये थी। हमारे देश में तो सबको फ्री वैक्सीन मिला है, चाहे वो अमीर हो या चाहे गरीब हो, फ्री दिया है। और ये अगर हम फ्री क्यों दे सके, माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में ये वैक्सीन का रिसर्च यहाँ हुआ। सीरम इंस्टीट्यूट में माननीय प्रधानमंत्री जी खूब आए, साइंटिस्ट का मनोबल बढ़ाया, और वैक्सीन का रिसर्च यहाँ होने के बाद भारत में वैक्सीन बनी और सब इंडियन को वैक्सीन मिली। अगर ये नहीं बनता था तो हमें परचेस करना पड़ता था और लाखों बिलियंस ऑफ रुपीस लगते थे और हमारी महंगाई बढ़ती थी। ठीक है, तो एक कोरोना वैक्सीन और इसके अलावा जो 4 सेक्टर का आप जिक्र कर रहे थे, इसमें जो मौजूदा सरकार ने जो काम किए हैं उसकी वजह से आपको लगता है कि अब की बार 400 पार हो जाएगा? उसके आधार पे 100% 400 पार बिल्कुल हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से 370 सीट तक और एनडीए 400 के पार आएंगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी टर्म शानदार जीत हो जाएंगी। डेवलपमेंटल इश्यूज पे तो बीजेपी बात कर ही रही है, तमाम चीजें आपने गिना ही दी, लेकिन बीजेपी के लिए दूसरा मुद्दा जो महत्वपूर्ण मुद्दा होता है वो हिंदुत्व का भी होता है। राम मंदिर को बीजेपी अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि मान रही है, हिंदुओं का दिल जीता है उस पार्टी ने, ऐसा उनको लगता है। आपको लगता है ये फैक्टर भी काम करेगा अब की बार 400 पार करने में? 100%। हम हमारे पूर्वजों की, मैं देहात से आता हूँ, मेरे पिताजी के पिताजी हो, तो हम लोग जब देहात में मिलते थे राम राम करते थे। लेकिन जहाँ राम का जन्म हुआ उधर राम जी का मंदिर नहीं था। सबकी एक आशा थी मंदिर हम बनाएंगे, वहीं बनाएंगे, लेकिन वो नहीं बन रहा था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा भूमि पूजन भी हो गया और उनके हाथों से सभी को मंदिर का प्राणार्पण भी, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब हिंदू, ओनली इन इंडियंस नहीं है, जहाँ जहाँ इस जगत में हिंदू लोग हैं ये बहुत ही खुश है, क्योंकि हमें राम का मंदिर
वहाँ देखने को हमारी इस पीढ़ी को मिला है, और लाखों लोग उधर दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमारी ज़िंदगी में सब हिंदुओं की हो गई है, इसलिए महत्वपूर्ण मुद्दा हो चुका है। बिल्कुल। देखें एक नज़र से तो बीजेपी ने जितनी भी प्रॉमिसेस किए उनको डिलीवर किया, जो भी चीज़ें मैनिफेस्टो में लाई उनको डिलीवर किया, और सीना ठोक के कहा भी कि देखिए हमने कहा था, हमने करके दिखाया। राम मंदिर कदाचित मैनिफेस्टो में नहीं होगा, लेकिन वो एक चुनावी एजेंडा तो था ही। सीएए था, एनआरसी था, इसके अलावा हमने देखा कि 370 एब्रोगेशन भी था। आपको क्या लगता है कि मोदी जो गारंटी देते हैं वो कैसे पूरी हो जाती है? मैं आपको बताना, संख्या बल की वजह से, चूंकि आप पूरे राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी संख्या बल आपके फेवर में, इसलिए आप लोग आसानी से कर जाते हैं। वैसा नहीं है। जैसे मैं बोला, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये तीनों सूत्रों पे जो ऊपर चलने वाली सरकार है। मोदी जी जब भूमि पूजन करते हैं तो उसी पीरियड में वही प्रोजेक्ट का उनके हाथ से उनके सामने उसका लोकार्पण समय होता है, लोकार्पण कार्यक्रम होता है। नंबर 1 तो इतने टाइम पीरियड में काम होता है। और मैं बताऊंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में अलग सेक्टर में इतना विकास हो गया, हर सेक्टर में। तो आप गारंटी की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। समझो एक आधा छोटा बिजनेसमैन है, अगर उसको बिजनेस चालू करना है, छोटा बिजनेस, छोटा बोल तो छोटा कार्यकर्ता हो या देहात का पढ़े वाला स्टूडेंट हो, तो पहले गारंटी लगती थी। लोन बैंक से लेना है तो उसको 50,000 रुपये भी लेना है तो गारंटी लगती थी, उसको 5 लाख रुपए लेना है तो भी गारंटी लगती थी। लेकिन मोदी जी की सरकार 10 लाख रुपए तक खुद गारंटी देती है बैंकों को, खुद बैंकों को गारंटी देती है। मैं एक स्ट्रीट वेंडर का एग्जांपल देता हूं, जो हर दिन कमाने वाला आदमी, हर दिन कमाता है, खाता है, अपनी फैमिली का पालन पोषण करता है, जो कोविड के वक्त परेशान था तो वो साहूकार की तरफ जाके पैसे 10% से लेता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वनिधि योजना जैसी निकली है, जैसे 10,000 रुपये उनको 10,000 रुपये विदाउट एनी गारंटी मिले। सिर्फ बैंक में एप्लीकेशन करो और लोकल बॉडीज़ का रिकमेंडेशन लेटर लो। 10,000 उसने वापस किया तो 20,000 मिलते हैं, 20,000 वापस किया तो उसको 50,000 मिलते हैं, 50,000 वापस किया तो उसको 10 लाख तक जाता है, विदाउट कोलेटरल, विदाउट गारंटी। तो ये गारंटी किसकी है? भारत सरकार की है। ये भारत सरकार को मार्गदर्शन किसका है? प्रधानमंत्री जी का है। तो गारंटी, मोदी जी की गारंटी फॉर द पुअर पीपल, मोदी जी की गारंटी फॉर द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो चालू किया, जो उसका लोकार्पण उनके हाथ से होता है। तो एक गारंटी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। मोदी की गारंटी जो बोलते हैं तो यही गारंटी है। गरीब लोगों को जैसा पेरेंट गारंटी नहीं रह सकते बैंक में, लेकिन प्रधानमंत्री गारंटी दे रहे। तो इसीलिए तो भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है। आपको पता है कि 2004 से लेके 2014 तक जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो 2004 में हमारी इकोनॉमी 11वें नंबर पे थी। ये 10 साल में 11वें नंबर से 10वें नंबर पे इकोनॉमी आ गई। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से 2024 तक ये इकोनॉमी अभी 5वें नंबर पे आई है। इतनी इकोनॉमी हमारी बढ़ गई है। इन्फ्लेशन एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, आई एम सेइंग, चाइना लो, अमेरिका लो, जर्मनी, जापान, इन्फ्लेशन भी हमारा कम है। तो हर जगह अगर देखें, हर सेक्टर में, चाहे इंडस्ट्री लो देयर इज़ बदलाव है, एजुकेशन लो देयर इज़ बदलाव है, चाहे टूरिज्म लो, हर सेक्टर में रिफॉर्म्स किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 40,000 डिफरेंट रिफॉर्म्स हो चुके हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म, डिलीवर, ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार में काम हो रहे हैं, और इसीलिए बहुत सारे चेंजेस भी आ रहे हैं। और सिर्फ चेंजेस ही नहीं है, तो भारत के तरफ एक देखने का, एक दुनिया का
एक गरीब लोगों का देश, एक तुच्छ भावना से देखते थे। लेकिन भारत की इज्जत, सम्मान अभी बढ़ कर चुका है और भारत को एक सम्मान की तरफ से देखा जा रहा है। तो इन शॉर्ट मैं बताना चाहता हूँ, भारत देश का तकदीर और तस्वीर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बदल गया है और एक आशा आकांक्षा की तरह भारत देश की तरफ पूरी दुनिया देख रही है। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही था डॉक्टर कराड़ की इतने बड़े बड़े काम आपने मोदी के कार्यकाल के गिना दिए, बावजूद इसके विपक्ष जो है, एक संयोग बोल लीजिए या कुछ बोल लीजिए कि जब चुनाव नज़दीक आने वाले होते हैं, विपक्ष मोदी जी को घेरने के लिए कभी कभी अपशब्द बोलने लग जाता है। और ये 2014 से ही हमने देखा। 2014 में भी उन्हें चाय वाला कहा गया, उसके बाद चौकीदार चोर है बोला गया, और भी कई किस्म के अपशब्द कहे गए। कुछ तो मैं शायद कैमरे पर न कह पाऊँ। और अब से थोड़े दिन पहले ही हमने देखा कि संजय राउत ने, उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेता हैं वो, उन्होंने पीएम मोदी की तुलना औरंगजेब से कर दी। तो ये जिस किस्म की राजनीति हो रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? ये अपशब्द क्यों फूटते हैं इनके मुंह से और उसका नतीजा क्या होता है, क्या लगता है? ये सब विरोधक इकट्ठा होके इंडी एसोसिएशन बनाया और ये इंडी एसोसिएशन जो है ये खुद ही किसी न किसी भ्रष्टाचार में अटक गया है। सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, उनको हर एक को परिवारवाद के परिवार को लोगों को आगे लाना है। और इन्हीं को सभी को पता है अभी प्रधानमंत्री जी की अगर तीसरी टर्म हो गई तो और ज़्यादा लोकप्रिय बनेंगे और अपनी दुकान बंद हो जाएंगे। इसलिए वो आलोचना करते हैं और आलोचना करते समय, आलोचना तक तो ठीक है कराड़ साहब, नहीं आलोचना कम से कम ग्रेसफुल शब्दों में लोग करते हैं। yes. लेकिन यहाँ जिन शब्दों का इस्तेमाल करके आलोचना होती है, कम से कम वो राजनीति का सबसे निम्नतम स्तर है, अ न्यू लो। और हमने ये देखा है कि जब जब इस किस्म की आलोचना हुई है, इस किस्म के अपशब्द कहे गए हैं, ये किस्म का सेल्फ गोल हो जाता है उनकी तरफ से और लोग भर भर के मोदी जी को वोट देते हैं। तो ये गलतियां क्यों बार बार करते हैं? ये नेता सीखते क्यों नहीं है? ये बार बार क्यों करते हैं गलतियां? वैसा ही उनका सेल्फ गोल होने वाला है। और इसमें हमारे महाराष्ट्र में खुद ही को सेल्फ गोल करने वाला अगर कोई राजनीति में आदमी हो तो संजय राउत है। मैं तो समझता हूँ उन्हीं के वजह से ही इज़ द मेन लीडर फ्रॉम द उद्धव जी शिवसेना। बिकॉज ऑफ हिम हमारा जो महायुति थी 2019 की टाइम, वो युति फूट गई। उद्धव जी पवार साहब को मिले और जो उनकी जो महाविकास आघाड़ी सरकार हो गई, वो तो एक स्थगित सरकार थी। इस सवाल पे तो मैं आने ही वाला था। जब मैं महाराष्ट्र की राजनीति की बात करता वो तो जिसकी जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को औरंगजेब कहा है वो संजय राउत, तो बहुत ही गंदी बात करते हैं। उनका सुनने के लोग परेशान रहते हैं। तो उनकी वजह से ही सब महाराष्ट्र की विकास खुट गया और सब परेशान है। चलिए, अब चूंकि महाराष्ट्र की राजनीति की बात हो ही गई तो मेरा दूसरा सवाल भी आपसे यही था कि आपने शिवसेना के फूटने की वजह तो बता दी, आपने महायुति टूटने की वजह बता दी। एनसीपी में क्या हो गया? एनसीपी क्यों फूटी, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? अजीत पवार अलग हुए अपने चाचा से, जिनके सानिध्य में उन्होंने राजनीति सीखी, बड़े हुए, वही शरद पवार को छोड़ के चले गए। तो क्या लगता है आपको कि क्या वजह हो सकती है? आप अगर अजीत दादा पवार जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, तो उन्हीं का स्पीच सुने होंगे तो उन्होंने बार बार बोलते हैं कि माननीय शरद पवार साहब उनको आगे करते थे और आगे करने के बाद फिर वापस उनको ये करते थे। जो 2019 में जो पहली बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, जो माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब और अजीत दादा पवन लिए थे, तो दोनों नेता ने बताया ये तो उन्हीं का बोल तो माननीय शरद पवार साहब के एडवाइस के ऊपर ली थी, नंबर 1। नंबर 2, आपको अगर याद है शरद पवार साहब ने खुद ही का पक्ष का रिजाइन करे थे अध्यक्ष पद का, और उसी वक्त एक ऐसा डिसीजन हुआ था कि भाजपा के साथ जाना, लेकिन वो वापस आ गए। तो हर टाइम माननीय अजीत दादा पवार को आगे करते थे और वापस डिसीजन वापस लेते थे। यानी उनका एक ह्यूमिलेशन जैसा था। इसलिए मुझे लगता है मतलब शरद पवार के नेतृत्व से खुश नहीं थे अजीत पवार, इसीलिए पार्टी से वो बाहर आ गए, ऐसा आपको लगता है? लेकिन इन पार्टियों के एकदम विपरीत
बीजेपी की छवि एक बहुत ही अनुशासित पार्टी की है। यहाँ पे आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि कईयों की टिकट कट जाती है, कई पैराशूट लैंडिंग कर रहे हैं, बावजूद इसके बगावत की खबर कभी नहीं आती। कोई भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से असंतुष्ट कभी नजर नहीं आता। ये संस्कृति कैसे डाली जाती है नेताओं में? देखो, बीजेपी की एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीजेपी एक केडर बेस्ड पार्टी है, एक जो बीजेपी के रूल से चलने वाली पार्टी है। बीजेपी में हर साल 3 साल को इलेक्शंस होते हैं और ये परिवार की पार्टी नहीं, ये कार्यकर्ता की पार्टी है। मुझे याद है जब मैं पार्टी ज्वाइन किया था तो एक वार्ड का अध्यक्ष था। अब आज मैं देश का नेतृत्व कर रहा हूँ। मेरा बैकग्राउंड अगर देखें तो मेरे पास कोई भी मैं किसान का बेटा हूँ, एक देहात से आया हूँ, एक गरीब फैमिली से आया हूँ, लेकिन काम जब देखते हैं, काम का ऑब्जर्वेशन करके उसको ऊपर उठाते हैं। परिवार का बैकग्राउंड नहीं देखा जाता। और जब बीजेपी में हर वक्त प्रशिक्षण दिया जाता है, आगे कैसा बढ़े, जनता की सेवा कैसा करे, उसके साथ पार्टी के जो प्रिंसिपल्स है वो भी बताए जाते हैं, तो एक आदमी को पूरे तरफ से अच्छा बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये बीजेपी में होता है, इसलिए बीजेपी में बगावत कभी होती नहीं है। अगर गलती से 1 in 10,000 एक हो गया तो आदमी खत्म होता है। तो जो दिया, जिस जगह पे है, जो जवाबदारी दिया, वो पूर्णत्व या 100% कैसा करे, ये बीजेपी में सिखाया जाता है और वो सब लोग करते हैं, इसलिए बीजेपी सक्सेसफुल है। लेटली हम लोग ये देख रहे हैं कि एनडीए का कुनबा जो है, परिवार जो लगातार बढ़ते जा रहा है। एक नाथ शिंदे और अजीत पवार तो उनको तो आके 2 साल हो गया, लेकिन अब छोटी मोटी पार्टियां भी जो हैं अब जुड़ रही हैं और कुनबा लगातार बढ़ रहा है। राज ठाकरे की एमएनएस भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वो एनडीए का हिस्सा हो सकती है। हमने कल ही देखा कि महादेव जानकर की पार्टी राष्ट्रीय समाज पक्ष, वो भी शामिल हो चुकी है। एक सीट पर उनके लड़ने की भी बात हो रही है। कैसे समन्वय स्थापित होगा कि इससे आपको नहीं लगता कि सबको संतुष्ट करते जाएंगे तो बीजेपी खुद का घाटा कर लेगी? वैसा नहीं है। जो बीजेपी का एक है कि समझो एनडीए के वक्त सब समावेशक, सबको समावेश कैसा करना और सबको सेटिस्फाई कैसा करना, वो कोशिश किया जाती है। और आने के पहले ही जो कुछ डिसीजन होता है उसी वक्त वो पूरा पालने का कोशिश करते हैं, इसलिए बगावत का सवाल आता नहीं। और मुझे पूरा भरोसा है जो कुछ आते हैं तो हमारा सेंटर, हमारे नेता जो विश्व में सबसे प्यारे नेता है, जो प्रधानमंत्री जी के काम के ऊपर उनकी समाज सेवा, काम, विकास सब देख के आते हैं। नेचुरली एक जैसा बोलते ना, हम चलते समय कारवां जैसा बनते गया, अकेले चल रहे थे और कारवां बढ़ता गया, वैसा पोषण हो रहा है। अभी सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं, पूरे देश भी प्रधानमंत्री जी को नेतृत्व मान रहे, पूरे जग में मान रहे। तो विश्व नेता और विश्व में सबसे प्यारा अगर कोई नेता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी है। तो वो देख के हमारे सब पार्टी जुट रही है और हमें पूरा भरोसा है फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। डॉक्टर भागवत कराड़, आपने हमको समय दिया, हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। और हम आपके माध्यम से पूरे भारतवासियों को विनती करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, विकसित भारत संकल्प, तो उसमें जुड़िए। और आने वाले चुनाव में जो हमारा नारा है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, तो इस नारों के साथ रह के भारत को विकसित राष्ट्र और भारत को एक विकसित राष्ट्र बन के विश्व गुरु कैसा बने, इसीलिए काम करिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.